राम स्वरूप शंकर से बोले, आपका क्या ख्याल है कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? बीच में ही बात को काटते हुए बाबू गोपाल प्रसाद बोले, यह बात दूसरी है राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा अर्थात जन्म पत्र तो मिलना उससे भी अधिक जरूरी। राम स्वरूप ने कहा, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख देने से जायजा बस खुद ब खुद मिल जाएगा। बाबू गोपाल प्रसाद यह बात सुनते ही गंभीर होकर बोले, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई बुराई कर ले बस। राम स्वरूप हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए टेबल को थोड़ा सरकाकर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके बोले, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की दश्तरी लाके अपने पिता को देती है। उसी समय उमा का चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ उसका सुनहरी रीम वाला चश्मा बाप बेटे को चौंका देता है, जिस पर एक साथ दोनों बोल पड़े, चश्मा? राम स्वरूप जी थोड़ा सक पकाकर बोले, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। बाबू गोपाल प्रसाद पूछ बैठे कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह? राम स्वरूप ने कहा, जी नहीं, अभी अभी तो मैंने आपको बताया। तब संतुष्टि भरे स्वर में बाबू गोपाल प्रसाद बोले, बैठो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, वहां बैठ जाओ उमा, अपने बाजे बाजे के पास। उमा जाकर बैठ जाती है। बाबू गोपाल प्रसाद उमा की ओर देखते हुए कहते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप बोल पड़े, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा ने सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू किया। गाते गाते उसकी आंखें शंकर की झीलती सी आंखों से मिल गई और वह गाते गाते एक साथ रुक गई। उमा की ओर देखते हुए राम स्वरूप बोले, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। बाबू गोपाल प्रसाद बोले, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ी कि बाबू गोपाल प्रसाद बोले, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप उमा की ओर देखते हुए बोले, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा पिताजी की बात मानकर बैठ गई। बाबू गोपाल प्रसाद ने उमा से पूछा कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा उनके प्रश्न का उत्तर न देकर चुपचाप बैठी रही। तभी राम स्वरूप ने कहा, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो दीवार पर तस्वीरें टंगी हुई है कुत्ते वाली, यह उमा ने ही बनाई है। तस्वीर की ओर देखते हुए बाबू गोपाल प्रसाद बोले, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह आती है? राम स्वरूप पुनः उत्तर देते हुए बोले, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। बाबू गोपाल प्रसाद बोले, ठीक, हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? राम स्वरूप इशारे के लिए खांसे, लेकिन उमा चुप रही। उसी तरह गर्दन झुकाए। बाबू गोपाल प्रसाद अधीर हो उठे। राम स्वरूप सक पकाते हुए बोले, जवाब दो उमा, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। इतने में बाबू गोपाल प्रसाद रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। राम स्वरूप उमा की ओर देखकर बोले, उमा देखो, ये क्या कह रहे हैं, जवाब दो। हल्की लेकिन मजबूत आवाज में उमा ने कहा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप उमा की बात सुनते ही चौंक कर खड़े हो गए। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। बाबू गोपाल प्रसाद ने राम स्वरूप से कहा, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा ने कहा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे थे। शंकर अपने पिताजी को घर वापस चलने का आग्रह करने लगा।
तभी बाबू गोपाल प्रसाद उमा से बोले, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा ने जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो था, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को चुप कराते रह गए और अंत में बाबू गोपाल प्रसाद बोले, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास थी और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। बाप बेटे दोनों उमा की बातों को सुनकर उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी उमा ने कहा, जी हाँ, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। दोनों बेबसी और रुआ से भरे चेहरे से बाहर चले गए। सीख। प्रस्तुत एकांकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक जगदीश चंद्र माथुर समाज के दकियानुसी अर्थात पुराने विचारों पर प्रहार करते हुए नारी सम्मान को महत्व प्रदान करते हैं। पुनरावर्तन। उमा को लड़के वालों का देखने आना, रामस्वरूप का घर में मेहमानों के स्वागत की व्यवस्था करना, लड़के वाले शिक्षित किंतु पुरानी विचारधारा वाले तथा स्त्री शिक्षा के विरोध में होना, उमा का भजन सुनाना, बाबू गोपाल प्रसाद का उमा से प्रश्न पूछना, उमा का दकियानुसी सवालों का जवाब देना, उमा के प्रश्न का उत्तर सुनते ही उसके शिक्षित होने का प्रमाण मिलना।